हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ वेद प्रकाश जी का उपन्यास शहीदों की चिता पार्ट 5। तो जासूस प्यारे, तुमने मुझे जेल से भागने में गैरकानूनी ढंग से मदद की है। अचानक अल्फा से बोला। कभी कभी ऐसा भी होता है। प्यार में चलते चलते विजय ने बकायदा फिल्मी धुन की पक्ति अलाप दी। अगर मैं तुम्हारी इस हरकत के बारे में तुम्हारे पिता ठाकुर साहब को बता दूँ तो, अल्फा से बोला। क्या? विजय एकदम चौंक कर बोला। अबे मियाँ, यह तो वही कहावत हो गई, गधे को दिया नून और गधा कहे मेरी आंख फोड़े। यानी कि प्यारे लूमड़ खान, एक तो हमने तुम्हें जेल से निकाला, ऊपर से हमें ही धमकी। विकास ने गैरकानूनी काम किया था तो तुम सब उसके पीछे पड़ गए थे, अल्फाज से बोला। और तुमने किया तो? लूमड़ बेटे, अगर किसी को पता लग गया कि यह काम हमने किया है, जो अपने दिलजले की हालत हुई है ना, वही अपनी भी होगी, विजय बोला। लेकिन प्यारे बनारसी दास, हमारी बुद्धिमानी में अभी तक यह बात फिक्स नहीं हो पाई कि तुम कहना क्या चाहते हो। कहना यह चाहता हूँ विजय कि तुम सबने अपनी बेवकूफ़ी से विकास को माफिया के जाल में फंसा दिया है। अचानक अल्फासे के सर्व में घुर्राहट उत्पन्न हो गई। तुम जो विकास को सबसे ज़्यादा प्यार करने का दावा करते हो, तुमने खुद ही उसे फंसा दिया और अब उसकी सहायता के लिए तुम्हें मेरी याद आई है। मुझे तुमने समझ क्या रखा है विजय बेटे? जब चाहो उठाकर जेल में बंद कर दो, मुझसे काम पड़ा तो निकाल लाए। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मेरे दिमाग में कौन सा फोड़ा निकला है? असली गुरु तो उसके तुम हो, मैं उसका क्या लगता हूँ? अगर तुम यह समझते हो जासूस प्यारे कि मैं विकास से प्यार करता हूँ अथवा उसको खतरे में देखकर उसकी जान बचाने के लिए मैं खुद को खतरे में डाल सकता हूँ, तो यह गलतफहमी है तुम्हारी। मैं किसी भी केस पर मात्र अपने लाभ के लिए काम करता हूँ। मैं उसे खतरे में जानकर उसकी सहायता क्यों करूँ? वह एक जासूस है और मैं अपराधी। आने वाले कल में वह भी मेरा विरोधी बन जाएगा। मैं किसी की कोई सहायता नहीं करूँगा। यह तुम क्या कह रहे हो लूमड़ भाई? अंदर ही अंदर चौंका विजय। इसमें चौंकने की कोई बात नहीं है जासूस प्यारे, अल्फासे ने सपाट स्वर में बोला। साफ बात यह है, मुझे विकास से कोई लगाव नहीं है। यानी तुम विकास को माफिया के जाल से निकालने का कोई प्रयास नहीं करोगे? क्यों करूं? इसका मतलब हमने तुम्हें तुम्हारे ससुराल से निकालकर बहुत बड़ी गलती की है, निसंदेह। लेकिन यह बात भूल रहे हो लूमड़ भाई, विजय बोला। हम तुम्हें फिर वहीं पहुंचा सकते हैं। मुझे नहीं मालूम था विजय कि तुम्हारी सोचने समझने की बुद्धि इतनी कमज़ोर हो गई है, बड़े विचित्र ढंग से मुस्कुराता हुआ अल्फाज से बोला। ऐसी अनुचित बात करने से पहले यह तो सोच लिया होता कि अगर तुम मुझे वापस जेल पहुंचाओगे तो मेरा बयान क्या होगा। यही होगा लूमड़ प्यारे कि तुम्हें जेल से भगाने वाले हम हैं और तुम फंस जाओगे, बड़े आराम से अल्फासे ने कहा। व्यर्थ तुम फंसना चाहोगे नहीं और इसलिए मुझे जेल भेजोगे नहीं। विजय के होठों पर एक ऐसी मुस्कान उभरी जिसका अर्थ अल्फासे भी नहीं समझ सका। बोला, अब तुम क्या चाहते हो? मुझे यहीं उतार दो, अल्फासे ने कहा। उन दोनों का यह वार्तालाप धनुष्टंकार भी बेखूफी सुन रहा था। उसे अल्फासे की बातें ठीक नहीं लगी। उसका दिल तो ऐसा चाह रहा था कि अभी रिवॉल्वर निकालकर अल्फासे को गोली से उड़ा दे। अभी वह कुछ कर भी नहीं पाया था कि कार रोक दो सेक्रेटरी प्यारे। पीछे से उसके कानों में विजय की आवाज़ पड़ी। उसे लगा स्वामी का दिमाग का बैलेंस बिगड़ गया है। उसने बिना कार रोके विजय की ओर देखा। विजय धनुष्टंकार के मनोभावों को बेखूबी पढ़ चुका था। वह जानता था अगर उसने धनुष्टंकार को नहीं समझाया तो वह कार नहीं रोकेगा और उसकी योजना विफल हो जाएगी। अंत में उसने तुरंत धनुष्टंकार की ओर देखकर इस तरह आंख मारी कि धनुष्टंकार यह समझे वह जो कुछ भी कर रहा है किसी योजना के अंतर्गत कर रहा है। उसका यह आंख मारना अल्फासे ने भी देखा। धनुष्टंकार तो यह नोट नहीं कर सका कि विजय का आंख मारना अल्फासे ने देख लिया है। अलबत्ता विजय ने यह अवश्य देख लिया था
कि अल्फासे ने उसकी यह हरकत देख ली है, किंतु फिर भी वह अल्फासे की ओर देखकर मुस्कुराया। स्थिति यह थी, इस समय वे एक दूसरे के मनोभावों को भलीभांति परिचित थे। धनुष्टंकार समझ गया कि स्वामी कोई चाल चल रहे हैं। उसने तुरंत कार रोक दी। उतरो लूमड़बाई, विजय बड़े अंदाज के साथ मुस्कुराता हुआ बोला। अब हमारी आंखों के सामने से तीर हो लो, लेकिन याद रखना, आज तुम्हारे हाथ में पॉइंट था, कभी हमारे हाथ में भी होगा तो तुम्हारा मुरब्बा बनाकर ही दम लेंगे। उसके वाक्य का जवाब अल्फासे ने केवल मुस्कुराकर दिया। दरवाज़ा खोलकर वह कार से बाहर निकला और लापरवाही के साथ सड़क से नीचे ढलान की ओर बढ़ने लगा। उत्सुक सा धनुष्टंकार विजय को देख रहा था, मानो वह जल्दी से जल्दी विजय की योजना जानना चाहता हो। उसे अपने पंजों से अल्फासे के निकल जाने का बेहद दुख था। जब उसने देखा कि विजय आराम से अपनी सीट पर बैठा मुस्कुरा रहा है, तो अंदर ही अंदर धनुष्टंकार को ताव आ गया। रिवॉल्वर उसने दूर होते हुए अल्फासे की ओर तान दिया। अभी वह ट्रिगर दबाने ही वाला था कि, नहीं प्यारे, इसे जेब में रख लो। विजय की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। तुरंत पलटकर धनुष्टंकार ने गूंगू के बाती प्रश्न किया, क्यों? मेरी योजना सफल हो रही है, बड़े आराम से विजय ने उत्तर दिया। क्या? फिर किसी गूंगे व्यक्ति के बाती धनुष्टंकार ने पूछा। अभी तुम्हें इन चक्करदार बातों को समझने के लिए हफ्ते में 70 बार भीमसेनी काजल में मूंग की दाल मिलाकर खाना होगा, विजय विजयी मुस्कान के साथ बोला। इस साले लूमड़ खान को समझने की बुद्धि भी विजय दी ग्रेट में ही है। तुम्हारी सेहत के लिए हम तुम्हें समझाएं। असल बात यह है कि इस समय हम दोनों की ही योजना सफल हुई है। विकास के विपक्ष में कहा गया उसका एक एक शब्द गलत है। विकास से वह बेतहा प्यार करता है, यह मुझे विश्वास है कि अपने लूमड़ मियाँ के जीते जी विकास पर कोई आँच नहीं आ सकेगी। यह मेरा दावा है कि विकास का कोई भी दुश्मन विकास तक लूमड़ की लाश से ही गुजर कर पहुँच सकता है। तुम जानते हो मोंटो प्यारे कि अल्फासे एक ऐसा व्यक्ति था जो हर कार्य अपने स्वार्थों के कारण किया करता था। हर अपराध वह अपने मनोरंजन के लिए करता था। उसके दिल में कभी किसी के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न नहीं हुई। दुनिया के पर्दे पर अपना दिल जला ही एक ऐसा लड़का है जिसके प्रति उसके दिल में मोहब्बत जागी। विकास एक ऐसा लड़का है जिसे बचाने के लिए अल्फासे अपने खून की एक एक बूंद बहा देगा। वह विकास की सहायता करेगा और ज़रूर करेगा, लेकिन वह केवल यही नहीं चाहता था कि वह मेरे साथ मिलकर काम करे। वह अकेला काम करने का आदी है। कहकर विजय एक पल के लिए ठहरा। धनुष्टंकार उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। इसीलिए मैंने उसे जाने दिया, विजय बोला। मैं समझ चुका था कि वह अकेला काम करना चाहता है। मैं यह भी जानता हूँ कि वह यह भी समझ चुका है कि मैं समझ चुका हूँ कि वह क्या चाहता है। खैर, तुम गाड़ी आगे बढ़ाओ। धनुष्टंकार ने तुरंत गाड़ी आगे बढ़ा दी। वह सोच रहा था, अजीब सन की व्यक्ति हैं। जब दोनों एक दूसरे की बात समझ रहे हैं तो दोनों आपस में बात क्यों नहीं की? वह बेचारा क्या जानता था, इन शातिरों के होठ कुछ कहते हैं और आंखें कुछ। जंगली घास की तरह बढ़ी हुई दाढ़ी, मजबूत ऊंचे गोरे चिट्टे बदन पर फटे हुए चिथड़ों की शक्ल में सफ़ेद कपड़े, सूखा हुआ चेहरा, गड्ढे में घसी हुई आँखें, आँखों के चारों ओर छाया कालापन, बिखरे हुए लंबे बाल, बालों में रेत 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 रेत। जहाँ तक उसकी आँखों की लेंस देख सकते थे उसे रेत ही चमक रहा था। रेत के मैदान, रेत के टीले और रेत का बवंडर। आँखों में रेत, जिसके हर बाग पर रेत। उसके कपड़े रेत के कणों से भरे पड़े थे। नंगे पैर, गर्म रेत में उसके पैर तप रहे थे। उसके सिर पर चमकता हुआ सूरज, भयानक गर्मी से उसका सिर घूम रहा था। रह रह कर आँखें बंद होने लगी थी। वह चकराकर गिरने को होता, किंतु फिर प्रयास करके खुद को संभाल लेता
उसका हट्टा कट्टा जिस्म हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया था। पेट सिकुड़कर अंदर घस गया था। एतड़ियाँ ऐंठ गई थी। भूख, प्यास, गर्मी, ये तीनों प्राकृतिक यात्राएं वह पिछले 7 दिनों से बराबर झेल रहा था। भूख के कारण उसकी अतड़ियाँ ऐंठ गई थी। पेट अंदर घस गया था। प्यास से उसका कंठ सूख गया था। अब तो हलक में जैसे थूक भी नहीं रहा था। भूख और प्यास में तड़पते इंसान पर सूरज अपनी आग बरसा रहा था। भूख, भूख, प्यास, प्यास, आग, आग, वह कहाँ तक सही, कहाँ तक सही। उसके पिता ने उसकी जान में जो गोली मारी थी, वह गांव पुनः हरा हो गया था। ढेर सारा रेत उसमें भर गया था। विमान से कूदते समय भी एक गोली उसकी भुजा में लगी थी। वह गोली माफिया के एक सैनिक की थी। गोली अभी तक उसकी भुजा में ही थी। सारे गांव बुरी तरह रेत से भर गए थे। बड़ी भयानक पीड़ा का अनुभव हो रहा था। वह विकास ही था, जीवन से निराश था। निराश न हो तो क्या करे। इन 7 दिनों में उसने क्या नहीं सहा। 7 दिन और 7 रात। खाने के नाम पर उसे एक दाना तक नहीं मिला। 5 दिन से पानी की एक बूंद के लिए उसका हलक तरस रहा था। इन 7 दिनों में उसने अपने अतिरिक्त अन्य किसी इंसान को नहीं देखा था। विकास प्रकृति की इन पीड़ाओं में फंसकर रह गया था। माफिया के जाल से निकलने के लिए उसने चलते हुए विमान से जंप लगा दी थी। वह उसी लड़के का साहस था। जैसे ही उसने यह सुना कि विमान प्रशांत महासागर के ऊपर से गुजर रहा था, अपनी जान की बाजी लगाकर उसने विमान के बाहर जंप लगा दी थी। पीछे से उन माफिया के सैनिकों ने फायर किए। एक गोली उसके बाजू में लगी। हवा में उसकी चीख गूंज गई। वायु में वह करा उठा। लेकिन यह विकास का ही दिल था जो इतने सब पर भी घबराया नहीं था। उसने अपने दिमाग पर नियंत्रण नहीं खोया। उसे नहीं पता था वह कितने समय तक हवा में चकराता रहा। यह वह बराबर महसूस कर रहा था वह नीचे गिरता जा रहा है। और तब जबकि वह सागर की छाती से टकराया, सागर की अथाह गहराइयों में उसका जिस्म दबता चला गया। लेकिन विकास मौत से लड़ना अच्छी तरह जानता था। बाजू और जान के घाव के बाद भी वह मौत से लड़ना और जिंदगी तक पहुंचने के लिए तैर कर पुनः सागर की छाती पर उभरा। उसने देखा चारों ओर सागर था, अथाह सागर, चारों ओर सागर। किसी तरह भी किनारा नहीं, कोई उसका मददगार नहीं। वह किधर जाए, किस ओर तैरे, किनारा किधर मिलेगा, उसे कुछ नहीं पता। जिंदगी किधर है वह नहीं जानता। वह तैरने लगा, यूं ही एक तरफ को। लेकिन कब तक तैर कर जाए कहाँ, वह कुछ नहीं समझ पा रहा था। वह तैरता रहा। मंजिल पता नहीं थी, जाता कहाँ। इतना बड़ा विशाल सागर और उसमें तैरता हुआ विकास। कहाँ तक तैरता। हाथ पैर थक गए थे। वह थिथिल सा पड़ गया। अब वह अपने शरीर के अंगों को भी अपनी इच्छा अनुसार नहीं चला सकता था। उसने अपना जिस्म ढीला छोड़ दिया। सागर की लहरों से लड़ना अब उसकी शक्ति से बाहर की बात थी। जिस्मानी तौर पर वह बेहद कमज़ोर हो चुका था। आत्मा भी जैसे परास्त हो गई थी। उसने बहुत चाहा कि अपनी आँखों के सामने छाने वाले इस अंधकार से बचे, लेकिन अनजाने में ही उसकी आँखों के चारों ओर अंधेरे की एक चादर सी खिंचती जा रही थी। वह बहुत कोशिश कर रहा था अपनी आँखों को खोले रखे, लेकिन आँखें मूंदती चली जा रही थी। और फिर विकास परास्त हो गया। बेहोशी जीत गई। वह बेहोश हो गया। सागर की लहरें अपनी विजय पर प्रसन्नता से उछल पड़ी। वे विकास के जिस्म के साथ खिलवाड़ करने लगी। विकास का निढाल सा जिस्म लहरों पर खेलता रहा। कब तक, कितनी देर तक, उसे कुछ नहीं पता। वह कुछ नहीं जानता था। उसे होश आया। उसे नहीं मालूम था कि वह कितनी देर तक उचेत रहा। होश में आने पर उसने केवल इतना देखा
वह अब भी सागर की छाती पर तैर रहा है। गगन पर तारे झिलमिला रहे हैं। एक तरफ चंद्रमा पड़ा मुस्कुरा रहा था। सागर की लहरें उछल उछल कर चंद्रमा को छू लेना चाहती थी। एक बार वह पुनः तैरने का प्रयास करता है, लेकिन थककर पुनः बेहोश हो जाता है। बड़े बड़े खतरों का सामना वह लड़का बड़े साहस और धैर्य के साथ करता था, किंतु इस परिस्थिति में क्या करे? इस अथाह समुद्र में वह किस तरह तैरे? कहाँ तक तैरे? क्या करे? क्या करे? उसे पुनः होश आता है। दिन निकल चुका है। वह अपनी ऑटोमेटिक वाटरप्रूफ रिस्टवॉच देखता है। तारीख बदल चुकी है, लेकिन मंजिल कहीं नज़र नहीं आती। इसे इसका सौभाग्य ही कहा जाएगा कि उसका टकराव किसी समुद्री जीव से नहीं हुआ। हालांकि उसका साहस टूट चुका है, लेकिन फिर भी यह सोचकर कि उसे कुछ तो करना ही चाहिए, वह यूं ही सागर में हाथ पैर चलाने लगा। फिर एक भयानक तूफान आता है, ज़बरदस्त समुद्री तूफान। ऐसा तूफान जिसमें फंसकर सागर की छाती पर तैरते बड़े बड़े जलपोत तिनके की तरह नष्ट हो जाते हैं। इस विशाल सागर के भयानक तूफान में भला विकास की क्या बिसात। वह हवा में उछलती गरजती 50-50 फुट ऊंची लहरों में फंस जाता है। इस साक्षात मौत को सामने देखकर विकास जैसे लड़के की चीख निकल जाती है। वह तीसरी बार बेहोश हो जाता है। सागर की लहरें उसके साथ मनमाना खिलवाड़ करती हैं, और इस बार तब जबकि उसे एक बार पुनः होश आता है, वह सागर के एक रेतीले किनारे पर पड़ा है। यह अनुभव करते ही वह उछलकर खड़ा हो जाना चाहता है, लेकिन सफल नहीं होता। सारा शरीर पके हुए फोड़े के भांति दुख रहा है। उसके हाथ पैर अकड़ गए हैं। जिस्म में ताकत नाम की जैसे कोई वस्तु रह ही नहीं गई। अपनी इच्छा से वह अपने किसी अंग को नहीं हिला पाता, परंतु अपने दिमाग पर अभी तक उसकी काफ़ी हद तक नियंत्रण है। वह सोच सकता था। उसका नाम विकास है। इस समय वह सागर के किनारे पर पड़ा है। सागर के गरजने की आवाज़ अभी भी उसके कान में पड़ रही है। उसने सोचा, तो क्या समुद्री लहरों ने उसे किसी किनारे पर ला पटका है? क्या सागर में आया तूफान उसके लिए वरदान बन गया है? क्या किस्मत उसके साथ है? लेकिन वह कहाँ है? कौन से किनारे पर? यह विचार दिमाग में आते ही वह अपनी पूरी शक्ति के साथ खड़ा होता है। खड़ा तो वह हो जाता है, लेकिन टांगें कांपने लगती है। वह देखता है, एक तरफ सागर है, दूर दूर तक पानी ही पानी, और दूसरी तरफ रेत है, रेत ही रेत, जहाँ तक उसकी आंखें देख पाती है। एक तरफ सागर है, दूसरी तरफ दूर दूर तक फैला भयानक रेगिस्तान। दिमाग में आया, दोनों तरफ मौत है। एक तरफ अथाह सागर, दूसरी ओर अनंत रेगिस्तान। वह कौन सी मौत चुने? किधर जाए? सबसे पहले वह कोशिश करके पैरों के कंपन को रोकने की चेष्टा करता है। बदन खोलने के लिए हल्की वर्जिश करने का प्रयास करता है, लेकिन इस प्रयास में उसके जिस्म का अंग अंग दर्द से बिलबिला उठता है। बाजू और जांघ के घाव भयानक टीस होने लगती है। उसके मुंह से कराहें तक निकलने लगती है। इन कराहों के साथ उसे भूख का एहसास होता है, लेकिन क्या खाए, कहाँ से खाए? सूर्य पश्चिम में अस्त होने जा रहा है। रात होने वाली है। उसके दिमाग में यह विचार आता है कि अब वह क्या करे। क्या वह जिंदगी से हारकर यहीं बैठ जाए? सागर की ओर बढ़े अथवा रेगिस्तान की ओर? उसे चलना चाहिए, मौत से दूर, जिंदगी की तलाश में। सागर की ओर बढ़ने का अब उसका साहस नहीं रहा। यहाँ बैठने से कोई लाभ नहीं है। उसे बढ़ना चाहिए। शायद यह रेगिस्तान उसे बस्ती तक पहुँचा दे। उसे मौत से परास्त नहीं होना है। आखिरी दम तक जिंदगी से लड़ना है। वह चल देता है, सागर से दूर, रेगिस्तान की ओर। दिल में यह उम्मीद लिए कि शायद उसे ज़िंदगी की कोई झलक मिल जाए। सूरज डूब जाता है, अंधेरा छा जाता है, लेकिन वह अपने कमज़ोर जिस्म का बोझ
पैरों पर उठाए बढ़ा चला जा रहा है। रात के 12 बज जाते हैं। वह थककर चूर हो जाता है। रेत के एक विशाल टीले पर बैठ जाता है और जैसे उसकी गर्दिश अभी तक खत्म नहीं हुई। एक तूफान आता है, भयंकर रेगिस्तानी तूफान। रात के अंधेरे में रेत के बवंडर उठने लगते हैं। रेत के कण उसके जिस्म से टकराने लगते हैं। आँखों में ढेर सारा रेत भर जाता है। वह खुद को संभाल नहीं पाता। रेत के टीले से उड़कर वह दर्रे में लुढ़क जाता है। रेत के साथ साथ वह इधर उधर लुढ़कने लगता है। यह तूफान बड़ा भयानक होता है। रेगिस्तान में बने रेत के टीले तहस नहस हो जाते हैं, नए टीले बनते हैं। इस भयानक अगड़ में फंसा हुआ विकास एक बार पुनः बेहोश हो जाता है। एक बार फिर उसे होश आता है। वह रेत की एक पतली सी परत के नीचे दबा हुआ है। सांस लेता है तो ढेर सारा रेत उसके हलक में घुस जाता है। उसकी स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। वह फिर साहस करता है, फिर पूरी शक्ति लगाता है। रेत की परत को तोड़कर वह पुनः रेत पर खड़ा हो जाता है। देखता है, उसके चारों ओर रेत है, रेत ही रेत, हर तरफ रेत। तूफान थम चुका है, लेकिन अब उसे रहा सहा दिशा का ज्ञान भी नहीं रहता। इस रेगिस्तान में वह किस तरह से प्रविष्ट हुआ था, सागर किधर है और वह किधर बढ़े, यह कुछ नहीं जानता। विवश होकर वह यूं ही एक तरफ बढ़ जाता है और इस भयानक रेगिस्तान में भटक जाता है। वह भटकता ही रहता है, भूखा प्यासा, दर्द से बिलबिलाता। उसे रोज़ बुखार आ जाता है। उसके सफ़ेद कपड़े तार तार होकर जिस्म पर झूल रहे हैं। वह यूं ही भटकता रहता है, दिन रात, फिर दिन फिर रात। तारीखें बदलती रहती है, लेकिन उसे मंजिल नहीं मिलती। भूख और प्यास से उसका बुरा हाल हो जाता है। अपनी घड़ी के अनुसार आज विकास को 7वां दिन है। इन 7 दिनों में उसने क्या नहीं सहा। दाढ़ी बढ़ गई है। भूख और प्यास से उसका बुरा हाल हो चुका है। तेज बुखार के कारण शरीर टूट सा रहा है। घाव पीड़ा दे रहे हैं। तेज गर्मी से उसका सिर चकरा रहा है। अब वह चलने जैसी स्थिति में भी नहीं रह गया है। अब तो वह घिसट रहा है। जिस्म के अंग थिथिल पड़ गए हैं। अब आशावादी विकास पर निराशा के बादल मंडराने लगे हैं। अपनी कमजोरी, भूख प्यास, बुखार, गांव की टीस और तेज गर्मी के कारण वह बार बार लहराकर गिर पड़ता है, किंतु फिर उठकर खड़ा हो जाता है। फिर चलने का प्रयास करता है, फिर गिर पड़ता है। विकास मौत से हार सा गया है। कभी कभी तो उसके दिमाग में आता है, वह कब तक प्रयास करेगा, कब तक इस मौत से टकराएगा। लड़के का आत्मविश्वास टूटता जा रहा था। वह कहाँ तक टकराएगा। आत्मा अभी तक उसे जिंदगी से लड़ने के लिए प्रेरित कर रही थी, किंतु जिस्म उसका साथ नहीं दे रहा था। एक बूंद पानी के लिए वह तड़प रहा था। रोटी का एक टुकड़ा उससे नसीब नहीं था। गांव में ज़बरदस्त पीड़ा थी। बुखार और तेज होता जा रहा था। विकास जैसे लड़के की हिम्मत इस समय पूरी तरह टूट चुकी थी। वह सोच रहा था, क्या उसके मुकद्दर में ऐसी ही मौत लिखी थी। बड़े बड़े शातिरों से टकराने के बाद आज तक विकास सुरक्षित था, लेकिन इन प्राकृतिक यात्राओं को अब वह सहन नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था कि वह इस भयंकर रेगिस्तान में यूं ही भटकता हुआ तड़प तड़प कर दम तोड़ देगा। विमान में उसने फैसला किया था कि वह माफिया से टकराएगा, लेकिन इन 7 दिनों में वह सब कुछ भूल चुका था। याद था तो केवल एक ही बात, उसे खुद को बचाना है। लेकिन कैसे बचाए, किधर बढ़े। दम निकलता सा महसूस हो रहा था। पानी की तलाश में मिरीचिका ने उसे कई बार परेशान किया। जिंदगी से निराश सा विकास रेगिस्तान में अपने जिस्म को ढो रहा था। कदाचित विकास के पिछले जीवन में इतनी भयानक परिस्थिति नहीं आई थी। बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी वह जिंदगी से निराश नहीं हुआ था, लेकिन यह यातना उसके लिए असहनीय थी।
विकास जैसा पत्थर दिल भी हार गया था। इस समय वह एक रेगिस्तानी दर्रे पर खड़ा था। उसके चारों ओर रेत के ऊंचे ऊंचे टीले थे। सूरज की आग में रेगिस्तान बुरी तरह तप रहा था। उसके पैर जल रहे थे। जिस्म जैसे गर्म तवा बन गया था। पसीने से नहाया जिस्म, जिस्म पर लिपटी रेत की परतें, भूख प्यास दर्द से बिलबिलाता थका टूटा जिस्म। विकास में जैसे कुछ रह ही नहीं गया था। इसमें संदेह नहीं कि अब जीवन के लिए उसके अंदर कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। किंतु इस समय कानों में उसके गुरु विजय के शब्द गूंज रहे थे, जब तक जिस्म में प्राण है जीवन के लिए लड़ते रहो, हार मत मानो, आशा मत छोड़ो। रह रह कर विजय के ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। ये शब्द उसे पुनः प्रयास करने की प्रेरणा दे रहे थे। उसके लिए उसने अपने दिल को कड़ा किया और सोचा वह रेत के इस विशाल ऊंचे टीले पर पहुंचेगा। टीले पर खड़ा होकर वह इस भयानक रेगिस्तान में फिर चारों ओर जिंदगी की तलाश करेगा। शायद मौत की इस बस्ती में जिंदगी की कोई किरण झिलमिला उठे। यह एक उम्मीद थी और उसी उम्मीद के सहारे उसने पुनः एक बार अपने कमज़ोर जिस्म में हरकत की। समय गुजरने लगा। सूर्य गगन पर अपनी यात्रा बराबर कर रहा था और विकास टीले पर चढ़ रहा था। रेत के टीले में उसके पैर घुटनों घुटनों तक घस जाते। रह रह कर बेहोशी उस पर छाना चाहती, लेकिन पुनः अपनी इंद्रियों को सचेत करके वह आगे बढ़ जाता। और तब जबकि वह टीले के शीर्ष पर पहुंचा, थककर वह बुरी तरह चूर हो चुका था। ऊपर पहुंचते ही वह रेत पर गिर गया और बुरी तरह हाँफने लगा। कुछ देर तक वह लंबी लंबी सांसें लेता रहा, फिर साहस करके कमजोरी के कारण कांपती टांगों पर खड़ा हो गया। उसने घड़ी में समय देखा। दोपहर का 2:30 बज रहा था। दाईं ओर देखा, दूर दूर तक, जहाँ जहाँ तक वह देख सकता था, भयानक रेगिस्तान। बाईं ओर रेगिस्तान। निराशा के बादल मंडराने लगे। पीछे घूमा, देखा, आंखों में एक चमक सी उभरी। उसकी आंखों के लेंस देख रहे थे। दूर, बहुत दूर उसे एक काला सा धब्बा नजर आया। उसे इस रेगिस्तान का एक छोर सा नजर आया। उस छोर के पार अपनी आंखों के लेंस का पूरी तरह प्रयोग करके उसने ध्यान से देखा। वह काला धब्बा एक पुरानी बस्ती थी। बस्ती से उठता हुआ धुआं वह साफ देख रहा था। उसका दिल में आशा की एक किरण जागी। हालांकि वह बस्ती दूर थी, बहुत दूर, लेकिन फिर भी उसके जिस्म में एक नई स्फूर्ति का संचार हुआ। टांगों ने कांपना एकदम बंद कर दिया। उसके दिमाग में आया, इस बस्ती में जरूर आबादी होगी। बस्ती से उठता हुआ धुआं आबादी का प्रतीक था। उसे लगा जैसे जिंदगी उसे फिर मिल गई है। उसे उस बस्ती की ओर बढ़ना चाहिए। गाँव की टीस का एहसास जैसे एकदम समाप्त हो गया। बुखार जैसे एकदम ठीक हो गया। जिस्म की कमजोरी न जाने कहाँ चली गई। मगर भूख भड़क उठी थी। प्यास ने जोर पकड़ लिया था। उसे लगा इस बस्ती में उसे खाना मिलेगा, पानी मिलेगा। एक बार फिर मौत उसके सामने परास्त हो गई। आंखों में आशा की किरण झिलमिला रही थी। पूरी शक्ति के साथ वह उस तरफ बढ़ गया। उसके चलने की गति पहले की अपेक्षा दुगनी थी और उस समय 4 बजे थे जब वह रेगिस्तान की सीमा पर आ गया। उसने अपने पीछे देखा, भयानक रेगिस्तान जिसमें वह फंस गया था। सामने देखा, बस्ती अब भी काफ़ी दूर थी, किंतु पहले की अपेक्षा काफ़ी पास। बस्ती में उठता हुआ धुआं और उसे और अधिक स्पष्ट दिख रहा था। बस्ती से लगातार यह धुआं क्यों उठ रहा है? एक प्रश्न विकास के दिमाग में कूदा, किंतु उसका उत्तर उसे नहीं मिला और न ही इस प्रश्न में व्यर्थ उलझकर उसने अपना दिमाग परेशान किया। हालांकि उसका जिस्म पहले से भी अधिक कमज़ोर हो चुका था, लेकिन बस्ती तक पहुंचने की लालसा ने उसमें नई शक्ति भर दी थी। इसी का परिणाम था कि वह बस्ती की ओर चलने के स्थान पर दौड़ने लगा। दौड़ता दौड़ता
वह पत्थरों के एक ऐसे टीले के सामने आ गया जिसके पीछे बस्ती थी। इससे कुछ समय के लिए बस्ती उसकी आंखों से ओझल हो गई थी, लेकिन वह यह जानता था कि बस्ती इसी टीले के पीछे है। वह तेजी के साथ दौड़ता हुआ पथरीले टीले पर चढ़ने लगा। टीले पर चढ़ते चढ़ते शाम हो गई। सूर्य अस्त होने का प्रयास करने लगा, किंतु इस बात से बिल्कुल बेखबर विकास टीले के ऊपर पहुंच गया। काला धुआं अब भी बस्ती से निकलकर हवा में लहरा रहा था। टीले पर पहुंचते ही उसकी नज़र बिल्कुल नीचे बस्ती पर पड़ी। एक तीव्र बदबू का बबका उसके नथुनों में प्रविष्ट होकर बेजे में घुसता चला गया। उसका माथा ठनका। तीव्र नरसंहार की बू आई। बस्ती सुनसान थी, वीरान, जैसे कब्रिस्तान हो। कोई हलचल नहीं, कोई प्राणी नहीं। विकास की नज़र बस्ती की सड़कों, गलियों और मकानों और छतों पर बिखरी पड़ी लाशों पर चकरा उठी। और यह धुआं, बस्ती में उठते इस धुएं का रहस्य एकदम जैसे उसकी समझ में आ गया। बस्ती में जगह जगह आग लगी हुई थी। मकान और लाशें जल रहे थे। जलता हुआ इंसानी गोश्त, बारूद की दुर्गंध, इसी सबका बबका था, जो बदबू का बबका बनकर विकास के बेजे में घुस गया। विकास ने देखा उजड़ी हुई बस्ती, लाशें, लाशों के ढेर, चारों ओर लाशें, जलते मकान, जलती लाशें, तबाह, वीरान, बर्बाद और कब्रिस्तान जैसी बस्ती। यह सब क्या है? ये लाशें, ये नरसंहार, जलते मकान, धधकती लाशें, जैसे मौत के क्रूर पंजे ने इस बस्ती को अपने पंजे में बींच दिया हो। यह सब क्यों हुआ? किसने किया है? विकास की समझ में कुछ नहीं आया। अजीब भयानक दृश्य था। सूरज अस्त होता जा रहा था। उसका चेहरा भी जैसे इस बस्ती पर हुए अत्याचार को देखकर भय से पीला पड़ गया था। पश्चिमी गगन भी जैसे शर्म से लाल हो गया था। संध्या के सूरज की अंतिम किरणें उस तबाह और बर्बाद बस्ती पर पड़ रही थी। इस वातावरण में बस्ती का यह दृश्य और भी अधिक भयानक लगता। लाशें, 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 तबाह और बर्बाद अत्याचारों में पिसी बस्ती। लड़के के सीने में आग सी धधक उठी। कमज़ोर पड़े हुए पीले चेहरे पर क्रोध की सुर्खी छा गई। स्वयं वही वह आगे बढ़ गया। टीले से नीचे उतरकर बस्ती की ओर बढ़ा। बस्ती में पहुंचा तो भय के कारण सूरज छुप चुका था, अंधेरा छा चुका था, लेकिन बस्ती में जलते मकान और लाशें, बस्ती में प्रकाश फैला हुआ था। उसने देखा चारों ओर छितराई हुई लाशें, कराहती मानवता, गोश्त जलने की तीव्र दुर्गंध, उगड़ी हुई लाशें। उसका दिमाग भटक गया। 7 दिन का भूखा प्यासा विकास जैसे कुछ क्षणों के लिए अपनी भूख प्यास भूल गया। लाशों के जिस्म में घसी गोलियां, बस्ती की धरती पर बने जगह जगह दस्ती बमों के गड्ढे, अनेक विभत्स लाशें, लीथड़ों की तरह उगड़ी सी, अनेक हाथ पैर गर्दन धड़ अलग अलग पड़े थे। बड़ा भयानक नरसंहार था। विकास जैसे व्यक्ति को भी उबकाई आने लगी। विकास को दुनिया जल्लाद, दुर्दांत और राक्षस जैसे नामों से जानती थी। इंसानी जिस्म की चीरफाड़ करने में वह लड़का एक पल भी नहीं हिचकता था, किंतु यह विभत्स नरसंहार देखकर जैसे उसकी आत्मा भी काँप उठी। किसने किया है यह? दुनिया में उससे बड़ा जल्लाद कौन है? लड़के की आंखों में जैसे खून उतर आया। जगह जगह जलती हुई आग में बस्ती की धरती पर छितराई हुई लाशें का दृश्य और अधिक डरावना लग रहा था। पूरी बस्ती में जीवन का एक चिन्ह नहीं था। सब मत निर्जीव सन्नाटा, जैसे कब्रिस्तान हो। देखते देखते विकास जैसे पागल होने लगा। एकाएक उसे ऐसा लगा जैसे उसका सिर चकरा रहा है। वह चकरा कर गिरने वाला था। उसने खुद को संभाला। मस्तिष्क में पुनः 2 शब्द गूंजे, भूख और प्यास। उफ! भूख और प्यास पर ध्यान आते ही जैसे वह सब कुछ भूल गया। दौड़ता हुआ वह बस्ती के एक मकान में घुस गया। केवल एक ही कमरा था। कमरे में 3 लाशें पड़ी थीं। एक वृद्ध पुरुष, एक महिला
और एक जवान लड़की की नग्न लाश। उसकी स्थिति साफ साफ बता रही थी कि लड़की के साथ अमानवीय अत्याचार किया गया है, ज़बरदस्ती उसके जिस्म से खेला गया है। लेकिन फिर विकास के दिमाग में वे दो शब्द गूंजे, भूख, प्यास। खाने की तलाश में उसने सारे कमरे में नज़र दौड़ाई। सब कुछ अस्त व्यस्त सा था। वह फर्श पर उड़ के बर्तनों की ओर झपटा। सारे बर्तन खखोट डाले, लेकिन सब खाली। सारा कमरा छान मारा, किंतु खाने के नाम पर एक दाना तक नहीं था। पानी की एक बूंद नहीं मिली। निराश होकर विकास दौड़ दौड़ कर बस्ती के दूसरे मकानों में घुस गया। खाना तलाश किया, लेकिन एक दाना तक नहीं था। विकास की अवस्था पागलों जैसी हो गई। 1 2 3 4 वह 15 मकानों में घुसा, लेकिन हर तरफ केवल लाशें। खाने का एक दाना तक नहीं, पानी की एक बूंद तक नहीं। उसे कुछ नहीं मिला। वह झुंझला उठा। पागलों के भांति वह सारी बस्ती में भागा भागा फिर रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सारी बस्ती में खाने को एक भी दाना क्यों नहीं है। सारा पानी कहाँ गया। अब जैसे उसे यहाँ छाए नरसंहार से जैसे कोई मतलब ही नहीं था। भूख और प्यास के कारण वह पागल सा हो गया था। जब वह 15वें मकान में निराश होकर बाहर आया तो गगन पर चंद्रमा उदय हो चुका था। उसने चांदनी में धरती पर छितराई हुई लाशें बड़ी भयानक लग रही थी। लाशों पर फिसलती विकास की दृष्टि अचानक एक लाश पर ठहर गई। यह एक जवान लड़की की लाश थी। लाश बेहद विभत्स स्थिति तक पहुंच गई थी। कोई हैंड ग्रेनेड उसकी टांग पर आकर गिरा था। उसकी टांग चीथड़ों की शक्ल में बिखर गई थी, किंतु एक खास कारण से विकास की नज़र उस लाश पर स्थिर हुई थी। युवती की लाश के दाएं हाथ में एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा दबा हुआ था। यह महसूस करते ही विकास रोटी पर झपटा, किंतु निकट पहुंचते ही वह एकदम ठिठक गया। उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा था अवश्य, लेकिन बड़ी घृणित हालत में। टुकड़ा ऐसा था जैसे चारों ओर से चूहों ने कुतरा हो। रोटी के उस छोटे से टुकड़े पर काई जम गई थी। गंदे गंदे कीड़े उस पर रेंग रहे थे। टुकड़े की ओर बढ़ता हुआ हाथ रुक गया। वह यह टुकड़ा खाएगा नहीं। घृणा से विकास ने टुकड़े पर थूक दिया। वह खड़ा हुआ। भूख उसे सता रही थी। वह फिर खाने और पानी की तलाश में बस्ती के विभिन्न मकानों में घुसा, किंतु इस बार भी हर तरफ से उसे असफलता ही मिली। जब उसे कुछ नहीं मिला तो पुनः अपने दिमाग में रोटी का वही टुकड़ा उभरा। उसी घृणित टुकड़े की आकृति उसकी आंखों के सामने चकराने लगी। सारी बस्ती में खाने के नाम पर उसे वही एक टुकड़ा चमका था। पागलों के भांति वह पुनः उसी लाश की ओर दौड़ा। लाश के पास जाकर वह ठिठका। उसकी आंखें पुनः उसी टुकड़े को घूरने लगी। कुछ देर तक वह घूरता रहा और फिर जैसे भूख ने विकास को परास्त कर दिया। कभी न हारने वाला लड़का भूख से हार गया। वह उस कंजूस के भांति टुकड़े पर झपटा जो धन देखते ही उस पर झपट पड़ता है। एक ही पल में उसने टुकड़ा लाश के हाथ से छीन लिया। पागलों के भांति वह उस पर रेंगते कीड़े, जमी हुई काई और अपनी थूक साफ करने लगा। रोटी का यह टुकड़ा सूखकर किसी पापड़ के भांति हो गया था, किंतु किसी भी बात की चिंता किए बिना उसने साफ टुकड़ा किया और जैसे ही मुंह के करीब ले गया, बस्ती में छाए कब्रिस्तान जैसे सन्नाटे में किसी के रोने की आवाज़ गूंज उठी। विकास का हाथ ठिठक गया। किसी के रोने की यह आवाज़ विकास के पीछे से आई थी। फिरकनी की तरह वह पीछे घूमा। पीछे जीवित कोई नहीं था। लाशें लाशें, दूधिया सफ़ेद चन्नी में इधर उधर बिखरी लाशों में किसी के मार्मिक रुदन की यह आवाज़ ऐसी भयानक लगी कि विकास जैसे इंसान का दिल भी कांप उठा। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई, जिसका रोया रोया कांप उठा। अभी उसके दिमाग ने ठीक से काम भी नहीं किया था कि अचानक बस्ती के एक मोड़ से मुड़कर एक छोटा सा, बेहद छोटा, केवल 5 वर्ष का बच्चा रोता हुआ सामने आया। विकास उसे देखता ही रह गया।
वह बुरी तरह से रो रहा था। आंसू बह रहे थे। उसके छोटे से जिस्म पर एक गंदी सी कमीज और निक्कर था। धूल से सना नंगे पैर वह रो रहा था। उसके रोने की आवाज़ लाशों के बीच भटक रही थी। विकास ने उसे देखा तो कुछ बोल न सका, सोचता ही रह गया। अचानक जैसे उसे कुछ याद आया। अपने मस्तिष्क को एक झटका दिया। इस समय उसे भावनाओं में नहीं बहना है। इस समय उसे खुद को बचाना भारी हो रहा था। हाथ के टुकड़े को उसने मुंह में रखना चाहा। तभी अंकल अंकल ऐसी मार्मिक आवाज़ विकास के कानों से टकराई कि उसका दिल हिलकर रह गया। हाथ जहाँ के तहाँ रुक गए। एक बार फिर उसने बच्चे की ओर देखा। विकास का दिल जैसे करा उठा। उस नन्हे से बच्चे ने अपनी दोनों नन्ही नन्ही बाहें उसकी ओर फैला दी थी। अपने छोटे छोटे पैरों पर भागता हुआ वह विकास की ओर बढ़ रहा था। रुदन के बीच वह बार बार कह रहा था, अंकल अंकल। तड़प उठा विकास। बच्चे की इस तड़प को देखकर जैसे उसका दिल फट गया। बच्चा उसकी तरफ बढ़ रहा था। एकाएक उसका पैर किसी लाश से टकराया और वह गिर गया। विकास को लगा जैसे नन्हा सा बच्चा उसके दिल पर गिरा हो। कराकर वह बच्चे की ओर झपटा। 2-3 कदमों में ही वह उसके करीब पहुंच गया। रोता हुआ बच्चा उठा और उसके पैरों से लिपटकर बोला, अंकल मुझे बचा लो अंकल। विकास को लगा जैसे उसके दिल पर कोई तेज आरे चला रहा है। तड़प कर उसने बच्चे को बाहों में समेट लिया। रोता हुआ बच्चा उसकी छाती में समा गया। बुरी तरह रोता हुआ वह बोला, अंकल भूख लगी है, रोटी अंकल भूख रोटी। बच्चे की तड़प देखकर विकास की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने सारे गम वह एकदम भूल गया। उसने रोटी का वह सूखा टुकड़ा बच्चे को दे दिया। सुबक सुबक कर वह नन्हा बच्चा उस पापड़ के टुकड़े को खाने लगा, लेकिन टुकड़ा कितनी देर का था, खत्म हो गया। अंकल अंकल मुझे रोटी दो, भूख लगी है, बच्चा तड़प कर कह उठा। विकास के दिल पर जैसे बर्छियाँ चल गई। आंसू उसकी आंखों की सीमा तोड़कर गालों पर लुढ़क आए। तड़प कर उसने उस नन्हे से मासूम बच्चे को अपनी बाहों में कसकर सीने से लिपटा लिया। चुप हो जा बेटे, चुप हो जा। कमजोरी के कारण विकास के मुंह में मरियम सी आवाज़ निकली, लेकिन वह मासूम उसकी गोद में तड़प तड़प कर रोता रहा। विकास अपने सारे गम भूलकर उसे सुलाने का प्रयास कर रहा था। उसे पता नहीं कि प्रयास करते करते उसे कितना समय गुजर गया, लेकिन अंत में वह बच्चा रोटी, भूख और फिर अंकल अंकल करता हुआ उसकी गोद में ही सो गया। सोते हुए मासूम बच्चे का मुखड़ा विकास ने चांदनी में देखा तो न जाने क्या क्या सोचने लगा।